अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 116 116 पर। क्या पूछा हुआ है, द बुक एंटाइटल्ड हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल वॉज रिटन बाय, यानी कि जो बुक है हिंद स्वराज या फिर इंडियन होम रूल किसके द्वारा लिखी गई थी। तो बच्चों ऑप्शन सी सही लगा रखा है बच्चे ने, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो 116 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों 117 पर, 117 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 117 पर 117। क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है कि जो गांधी जी के द्वारा एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसका मतलब क्या होता है, असहयोग आंदोलन, इसको किस कारण की वजह से बंद करना पड़ा। तो इसको बच्चों कारण की कौन सा कारण था, चोरी चोरा कांड जो हो गया था ना, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। तो उसी वजह से क्या किया था, गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद करवा दिया था कि अब तुम चले जाओ यहाँ से, जो भी लोग बैठे हुए थे प्रदर्शन कर रहे थे, तुम चले जाओ, वरना तुम पे अंग्रेज तुम पे सीधा गोलियां चलाएंगे। वो तो मौका ही ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 118। क्या पूछा हुआ है, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। क्या होगा इसका सही आंसर बच्चों 118 का, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही किसकी स्थापना की थी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। तो ऑप्शन डी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 119 119। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रॉलेट एक्ट 1999। 1919 के जो रॉलेट एक्ट आया था उसका मुद्दा क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य जो था ऑप्शन डी, ऑथराइज गवर्नमेंट टू इम्प्रेशन एनी पर्सन, यानी कि गवर्नमेंट को यह हक मिल जाना, अथॉरिटी मिल जाना कि किसी भी इंसान को जेल में डाल सकती है, जो कि इंडिया के लिए उस टाइम पे अच्छा नहीं था। ठीक है, अंग्रेजों ने ये चालू किया था। ठीक है, ओके, अंग्रेज लेके आए थे रॉलेट एक्ट 1999। ठीक है, 1919 में लाए थे। ऑप्शन डी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 120 120। क्या पूछा हुआ है, हु रॉट द बुक पॉलिटिक्स एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। यानी कि पॉलिटिक्स एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है। तो किसने लिखी है बच्चों, 120 का क्या होगा, ऑप्शन ए वॉल डब्ल्यू रॉस्टो ने लिखी। किसने लिखी है, वॉल डब्ल्यू रॉस्टो। ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, काफी न्यू क्वेश्चन जो एक है इसमें, तो ये है कि वॉल डब्ल्यू रॉस्टो ने इसे लिखा है। ठीक है, ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 121 पर। क्या पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के हिसाब से व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोर एंड पेरिफेरी। यानी कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के हिसाब से कोर और पेरिफेरी में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो बच्चों ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बच्चों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइटेड, यानी शोषक एंड शोषित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 122 पर। ये क्या पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। क्या पूछा है, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इज। यानी कि जो सीट्स की कितनी संख्या है, किस रेशियो में है वुमेन के लिए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में। तो कितनी है, 1/3 है। कितनी है, 1/3। तो ऑप्शन बी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 1/3। ठीक है, यानी 3 में से 1 जो सीट है वो किसकी है, वुमेन के लिए है, किसमें, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में। ठीक है, ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 जो कि अच्छा क्वेश्चन है। सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन कम्स इन द लिस्ट ऑफ, यानी कि जो एजुकेशन है वो किसकी लिस्ट में आता है। तो वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ही आता है, यानी हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है वो किस देश से लिया गया है। यानी संविधान में हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है तो उसे किस देश से लिया गया है। तो बच्चों उसे लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किससे लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जैसे कि हमारा जो संविधान बनाया गया है वो किसी न किसी देश से थोड़ा थोड़ा उठा के बनाया गया है। कुछ यूके से लिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया, कुछ कनाडा से लिया, कुछ हमारे उससे क्या बोलते हैं जर्मनी से लिया, कुछ अमेरिका से लिया, है ना, कुछ आइलैंड से भी लेना पड़ा। तो इस तरह से कुछ ऐसे मिला के हमारा संविधान बनाया गया है। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है, कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है, उसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन डी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 124 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 124 124 पर आते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि जो मानव विकास जो रिपोर्ट है उसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मतलब प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन सी यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। अगर मैं इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछूं तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है बच्चों। ठीक है, ओके, यानी न्यूयॉर्क यूएसए में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 125 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 125 पर। क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यानी कि भारत के किस राज्य में जो शिशु की मृत्यु होती है वो सबसे कम होती है, किसमें सबसे कम कहाँ होती है। तो केरला में होती है। कहाँ होती है, केरला में होती है। और सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी है, पढ़े लिखे की जनसंख्या जो है वो केरला राज्य में ही है। केरला राज्य में ही है। और केरला के बाद कहाँ पर है, अगर मैं दोनों को काउंट कर लूँ, स्टेट्स को भी और यूनियन टेरिटरी को भी मिला लूँ, तो लक्षद्वीप में है। ठीक है, केरला तो एक स्टेट है, राज्य है,
पर लक्षद्वीप क्या है, एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो केरला के बाद यूटी में आएगा जो अगर आंसर आएगा, तो लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा लिटरेसी है बच्चों। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन डी है, जहाँ पे सबसे कम जो मृत्यु होती है बच्चों की वो केरला में ही होती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 126 पर। क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग नहीं करती, तो क्या है ऑप्शन जो आपका 126 का होगा, ऑप्शन डी बैंकिंग जो है बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, वो एक्टिविटी बिलोंग नहीं करती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 127 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 127 पर, 127 पर। क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि ऐसा कौन सा रिसोर्स है, साधन है जिसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बाकी कोल, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम को तो नहीं किया जा सकता। कोल एक बार जला लिया उसके बाद उससे थोड़ी ना इस्तेमाल किया, फॉसिल फ्यूल को भी नहीं किया जा सकता, पेट्रोलियम एक बार खर्च हो गया उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, बचता ही नहीं है। लेकिन ऑप्शन सी जो है सोलर एनर्जी, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। 127 का सी बच्चे ने भी सही टिक किया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 128। अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है, ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट इन, यानी कि काली मिट्टी में इन चारों एलिमेंट्स में से किसकी कमी होती है। ठीक है, काली मिट्टी के अंदर, तो 128 का बच्चों क्या होगा, ऑप्शन सी फॉस्फोरस जो है काली मिट्टी में कम होता है, बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक होती हैं, पर काली मिट्टी में फॉस्फोरस कम होता है, तो ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों 129 बच्चों की। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों ने तुक्का भी मारा होगा तो सही मारा होगा इसका, कि जो बक्सा टाइगर है रिजर्व इज इन, जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है, तो वो वेस्ट बंगाल में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बच्चे ने भी सही टिक किया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तुक्का मारते हैं ना बच्चा थोड़ा भी, तो वेस्ट बंगाल पे ही मारते हैं। ठीक है, ऐसे ही लग जाता, तो वेस्ट बंगाल पे ही सही इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 130 पर। तो 130 क्या पूछा हुआ है बच्चों आपसे, 130 जो पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है कि हु रॉट द बुक, ये बोक नहीं है, ये BOK नहीं है, ये BOOK है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मिसप्रिंट हो रखी है। बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब है वो किसने लिखी है, तो बच्चों 130 का जो ऑप्शन है डी है, JJ रूसो ने लिखी है। किसने लिखी है, JJ रूसो ने लिखी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 131 पर। तो बच्चों 131 क्या पूछा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड डैश एंड डैश, यानी कि जो ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्स यानी साधन जो है उनको किन दो चीज़ों में क्लासीफाई किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो बताओ बच्चों किस में किया जा सकता है, 131 का बी, बायोटिक एंड अबायोटिक में, किस में, बायोटिक में एंड अबायोटिक में किया जा सकता है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 132 132 पर। क्या पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट 1992 वाज हेल्ड इन, यानी कि जो सबसे पहली पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो में हुई थी। अब ये जगह आती कहाँ पर है, ये ब्राज़ील में आती है। तो आपकी जानकारी के बता दूँ, आपको पता भी होगा, 2016 के ओलंपिक्स हुए थे, क्या 2016 के ओलंपिक्स हुए थे, वो भी रियो डी जेनेरियो में ही हुए थे, यानी कि ब्राज़ील में ही हुए थे। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 133 पर। क्या पूछा हुआ है आपसे, ये पूछा हुआ है कि द स्टेटमेंट देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रेड, यानी कि एक ऐसा कथन है, एक स्टेटमेंट जो दे रखी है कि हर किसी की आवश्यकता के लिए प्राप्त है, यानी कि जितनी जिसकी आवश्यकता है उतना तो है हमारे पास, उतना तो पर्याप्त है, पर किसी के लालच के लिए नहीं है, पर किसी के लालच के लिए नहीं है। तो किसने कहा था ये बात, ये स्टेटमेंट किसने दी थी बच्चों, ये दी थी ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने ये दी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्या पूछा हुआ है, द लैंड विच इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर इज नोन एज, यानी कि ऐसी ज़मीन जिसे 1 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ा जा सकता है, बिना कृषि किए, बिना उस पर फसल उगाए छोड़ा जा सकता है। तो ऐसी कौन सी ज़मीन, उस ज़मीन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चों ऑप्शन सी, क्या कहते हैं उसे, 134 का ऑप्शन सी करंट फैलो कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, करंट फैलो कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन ये, ठीक है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्या पूछा हुआ, इजी क्वेश्चन लग रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन फॉलोड, यानी कि किस राज्य के अंदर टेरेस कल्टीवेशन को फॉलो किया जाता है, यानी कि छत की खेती को पालन किया जाता है, छत की खेती का। तो किस में किया जाता है, ऑप्शन 135 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन डी उत्तरांचल में किया जाता है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 136 पर। क्या पूछा हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, यानी कि जो रेस्पिरेशन होती है वो किस तरह की रिएक्शन होती है, तो वो ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक होती है, यानी उसमें हीट रिलीज होती है। आपको ब्रीथिंग और ये रेस्पिरेशन में तो फ़र्क पता ही होगा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, जो सीधा सीधा इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ब्रीथिंग में जो होता है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो फूड प्रोडक्ट होता है हमारा, वो ग्लूकोज में टूट जाता है, उसके साथ साथ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए वो क्या होता है, ऑप्शन बी होता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हमारी रेस्पिरेशन जो होता है। ठीक है बच्चों, तो 136 का ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। अब आते हैं बच्चों 137 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हालांकि क्या पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन दे रखी है, बताने किस तरह की रिएक्शन है। देखिए बच्चों, जिंक कार्बोनेट क्या होता है, जिंक कार्बोनेट क्या होता है, ZnCO3 होता है, जिससे आपको मिलकर टूट के क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी कि एक कंपाउंड आपका दो कंपाउंड में टूट रहा है। इसका मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है, जब एक चीज़ दो में टूटती है तो क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। अगर दो चीज़ मिलकर, दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिलकर एक ही कंपाउंड बनाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। 137 का सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर बच्चों। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 138 पे, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जब डालेंगे किसमें, जिंक के पीसेस में, तो टेस्ट ट्यूब में क्या फर्क आएगा। तो ऑप्शन डी जो है बच्चों इसका सही आंसर होगा। आपको पता ही होगा कि जब भी मेटल का किसी एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो उसमें हाइड्रोजन निकलती है। क्या निकलती है, जब भी मेटल का किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्मॉल बबल्स ऑफ हाइड्रोजन अपेयर ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक पीसेस। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि जिंक के पीस के ऊपर क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स नजर आएंगे। ठीक है, बनते हुए नजर आएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 139, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या एसिड रिएक्ट्स विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एग्जांपल के रूप में एसिड ले लो आप, कोई सा भी ले लो, HCl ले लो, और बेस आप NaOH ले लो। तो जब भी आप HCl को और NaOH को मिलाओगे, यानी किसको मिलाओगे, HCl को और NaOH को मिलाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा, यानी कि NaCl मिलेगा और पानी मिलेगा, H2O मिल जाएगा। अब ये पूछा हुआ ये रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है, तो ये बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। ये ऑप्शन सी नहीं है, कॉम्बिनेशन इसने गलत किया बच्चे ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। क्यों है, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर क्या हो गया, न्यूट्रल बना देते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ये रिएक्शन किस तरह की होगी, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी बच्चों। तो 139 का ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। अब आते हैं बच्चों 140 क्वेश्चन नंबर 140, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है, पिरिडिन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो पिरिडिन क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोसाइक्लिक होता है। ये पिरिडिन हो गया, फ्यूरन हो गया, पायरोल हो गया, कैसे होते हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं आपके। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 141 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 141 पर। यहाँ से थोड़े से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। किसके, टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो लैंग्वेज लर्निंग इज बेसिकली क्या पूछा हुआ है, इसका लैंग्वेज लर्निंग किससे रिलेट करता है, क्या होता है क्या बेसिकली। तो ऑप्शन बी हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी कि जो हमारी आदतें होती हैं ना उनको बनाने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 142 पर। तो बच्चों 142 आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे ये पूछा हुआ है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन में से कौन सी है। तो कौन सी है बच्चों, 142 का ऑप्शन डी लिखा हुआ है। ऑप्शन डी राइटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं 143 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 143 पर। क्या पूछा हुआ है, द नेचुरल एबिलिटी टू लर्न अ लैंग्वेज इज नोन एज डैश एप्टीट्यूड, यानी कि एक नेचुरल एबिलिटी के बारे में बताइए जो किसी भाषा को सीखने के लिए होती है, और उसे कौन सा एप्टीट्यूड कहा जाता है, मतलब उसे कहते हैं ओरल कहते हैं। उसे बेसिकली क्या है, वो एक ओरल चीज़ होती है। ठीक है, तो 143 का ऑप्शन डी बच्चों सही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मुझे तो ओरली लगता है। ठीक है, 143 का ऑप्शन डी मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 144 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 144। क्या पूछा हुआ है, रेडियो टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर आर एग्जांपल्स ऑफ। ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या है, ऑप्शन ए मास कम्युनिकेशन सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बच्चों इसका इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 145 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 145 पर। क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ऐसा कौन सा एक बाधक के रूप में काम करेगा कम्युनिकेशन में। तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट, यानी जो भी आप साधन इस्तेमाल करोगे अगर उसका ऑडियो विजुअल का इक्विपमेंट जो है सही से काम नहीं कर रहा होगा, सही से फंक्शन नहीं कर रहा होगा, तो उसमें क्या होगा, वो बाधक के रूप में एक काम करेगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यानी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो अगर मेरी वीडियो और मतलब ऑडियो मैच नहीं करेगी तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा ना, वो सही से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन डी बच्चों उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 146 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 146 पर। क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग, यानी कि एक अच्छी हैंड राइटिंग की कौन सी खासियत इनमें से नहीं है ऑप्शन में से। तो ऑप्शन डी जो है नो अटेंशन टू पंक्चुएशन, यानी कि विराम चिन्हों पर ध्यान नहीं देना, ये एक अच्छी हैंड राइटिंग की खासियत नहीं है। ठीक है, यानी कि अच्छी हैंड राइटिंग वाला तो खास ध्यान देता है इन पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 147 पर। तो बच्चों अब आते हैं 147 पर। इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्किल ऑफ राइटिंग इज कंसर्न विद द यूज ऑफ आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंस देयर एग्रीमेंट। तो सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी, यानी ग्रामर इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 148 पर। अब बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ है 148, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रीडिंग इज डन, यानी इनमें से कौन सी एक तरह की रीडिंग होती है जिसको किया जाता है वाइल स्टूडेंट गैदर फैक्ट्स और अराइव एट सम कंक्लूजन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। यानी कि जब बच्चे जो होते हैं कुछ एक सबूत कह सकते हैं ना, फैक्ट्स यानी कुछ चीज़ें जो सच है उनको इकट्ठा कर रहे हैं या उनके आधार पर कुछ किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं, तो उस तरह की हम लोग रीडिंग को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, इंटेंसिव रीडिंग। सिर्फ साइलेंट रीडिंग काफ़ी नहीं होती है, जब तक हम किसी चीज़ के अंदर जाएंगे घुसेंगे नहीं तो उसके बारे में और जानकारी कैसे मिलेगी, उसके बारे में हम किसी नतीजे पर कंक्लूजन पर कैसे पहुंच पाएंगे जब तक उसको हम डीपली स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं 149 पर। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 149 पर। क्या पूछा हुआ है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग डैश स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज इज स्पीकिंग, यानी कि भाषा की कितनी स्किल्स में से, कितनी कौशल में से स्पीकिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है? तो 4, ठीक है बच्चों। क्या होगा? 4 स्किल्स में से जो स्पीकिंग होती है यानी बोलना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी 4 स्किल्स होती हैं आपकी? स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। कौन कौन सी होती है? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। और जिस चारों में से बच्चों स्पीकिंग जो होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, यानी कि बोलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 150 पर। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 150 150 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? आसान भैया, अ गुड डैश लर्न्स अ लैंग्वेज मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि इन चारों में से कौन सा अच्छा स्पीकर, लिसनर या व्यूअर या राइटर किसी भाषा को अच्छे से सीख पाएगा? तो कौन सा? लिसनर। क्या होगा? जब वो अच्छे से सुनेगा तभी तो सीख पाएगा। तो बच्चों ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? लिसनर, यानी कि जो अच्छे से सुनेगा समझेगा वही तो उसको अप्लाई अच्छे से कर पाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पर। क्या पूछा हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल टेक्निक टू गेट टू नो ईच अदर, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से एक दूसरे के बारे में जानने के लिए कौन से एक अच्छा तरीका है, कौन सी एक अच्छी तकनीक है? तो क्या है बच्चों? वो ऑप्शन ए ग्रुप डिस्कशन, यानी कि समूह चर्चा, यानी कि ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा तरीका है जिससे एक दूसरे के बारे में जानना बहुत आसान है और एक अच्छा तरीका माना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 152 पर। क्या पूछा हुआ है? द रेसेप्टिव स्किल्स इन लैंग्वेज आर, यानी कि भाषा में ग्रहणशील कौशल क्या है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन डी जो है लिसनिंग एंड रीडिंग, यानी कि सुनना और पढ़ना क्या है? भाषा में ग्रहणशील कौशल है, यानी कि एक रेसेप्टिव स्किल है, ठीक है। तो क्या होता है? यानी किसके द्वारा हम किस चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं? सुनकर और पढ़कर, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 153 पर। क्या पूछा हुआ है? व्हेन स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू रीड शॉर्ट टेक्स्ट एंड मेक पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, व्हाट स्किल ऑफ लर्नर्स आर बीइंग असेस्ड, यानी कि जब बच्चों को एक शॉर्ट टेक्स्ट यानी कि छोटा सा पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोला जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि उसमें से कुछ पॉइंट्स बनाओ ताकि उसके बारे में डिस्कशन किया जा सके, तो बच्चों की एक्चुअली कौन सी स्किल को चेक किया जा रहा है, एनालिसिस की जा रही है? तो क्या होगा? मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए, स्टडी स्किल्स। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हालांकि मेरे हिसाब से ऑप्शन ए स्टडी स्किल्स होना चाहिए। काफ़ी बच्चों ने इसका स्पीकिंग स्किल्स भी टिक किया है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टडी स्किल ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 154 पर। क्या पूछा हुआ है? इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्सरसाइजेज, यानी कि सुनने और बोलने के अभ्यास में डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर मीनिंग ऑफ स्पीच, यानी कि वाक्य में अर्थ के लिए क्या महत्वपूर्ण है? यानी कि जब बात आती है लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्सरसाइज की तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या है? एक्चुअली इंटोनेशन इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी इंटोनेशन, यानी कि आवाज़ का उतार और चढ़ाव, यानी कि एकदम आवाज़ ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, एकदम नीचे भी नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे जैसी ज़रूरत है वैसी ही आवाज़ होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 155 पर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 155 पर। क्या पूछा हुआ है? द प्रोडक्टिव स्किल्स इन लैंग्वेज आर, यानी कि भाषा में उत्पादक कौशल क्या है? यानी कि एक लैंग्वेज के अंदर प्रोडक्टिव स्किल कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? ऑप्शन है, सभी ने इसका आंसर सही किया होगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी कि बोलना और सीखना क्या होता है? एक प्रोडक्टिव स्किल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 156 पर। क्या पूछा हुआ है? कोंकणी इज ए लैंग्वेज ऑफ, यानी कि जो कोंकणी है वो किस राज्य की लैंग्वेज है? किस राज्य की लैंग्वेज है, भाषा है? तो ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी सही टिक किया हुआ है बच्चे ने। ऑप्शन सी यानी गोवा की है। किसकी है? गोवा की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पर। ये भी इजी क्वेश्चन है। अब जीके क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है।
पहले क्या हुआ था, जीके पहले भी डाल रखे थे, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड डाल दिया बीच में, फिर जीके स्टार्ट कर दिया, बड़ा आगे पीछे क्वेश्चन कर रखे हैं। पर ये मैंने क्या है, ये लास्ट वीडियो है, इसमें मैं क्या कराऊंगा आपको 151 से लेकर 170 तक सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी के 6 पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे चैनल जो भी वीडियोज़ है उनके लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है 157, डोगरी इज़ ए लैंग्वेज ऑफ, यानी डोगरी जो है किस राज्य की भाषा है, तो वो ऑप्शन बी, कौन सा, ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की है। बहुत बच्चों ने सही टिक किया है, इस बच्चे ने भी सही टिक किया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि डोगरी जो है जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 158 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 158 पर, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज, यानी कि सबसे पुरानी भाषा भारत की कौन सी है, तो सभी को जानते हैं, ऑप्शन ए संस्कृत है। कौन सी है, संस्कृत है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 159 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 159, ये भी इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश इस, सभी को पता है कौन सी है, वो कौन सी, हिंदी है। कौन सी है, ऑप्शन ए हिंदी। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पर, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं अब तो, हैं। अब आते हैं बच्चों 160 पर, ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ा है इसके बारे में। द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्सेज ऑफ गौतम बुद्ध वाज, यानी कि जो गौतम बुद्ध ने अपने जो प्रवचन दिए थे वो किस भाषा में दिए थे, वो सभी जानते हैं। अगर जिसने पढ़ा है उस बच्चे ने, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इस बच्चे ने सही टिक किया है, पाली। उन्होंने जितने भी उनके जो ग्रंथ लिखे थे और वो सब जिन्होंने प्रवचन दिए थे वो सब पाली भाषा में दिए थे। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 161 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 161 पर। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा इनफैक्ट मैं इसे आई लगा के। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स इन, यानी कि रेस्पिरेशन जब होता है तो उसमें एक्सचेंज होता है, किसका, ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, तो किसके अंदर होता है, तो ऑप्शन सी एल्वियोली के अंदर होता है। किसके अंदर, एल्वियोली के अंदर होता है। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 161 का सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 162 पर। अब आते हैं बच्चों 162, ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम गेट्स मिक्सड विद फूड इन आवर माउथ, यानी कि हमारे मुंह में इनमें से कौन सा एंजाइम है जो फूड के साथ मिक्स हो जाता है, तो सभी जानते हैं ऑप्शन बी कौन सा है, अमाइलेज है। कौन सा है, अमाइलेज जो है वो फूड के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 163 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पर। क्या है, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, यानी कि जो न्यूट्रिशन का ऑटोट्रॉफिक मोड है उसमें क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट या ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों जो ऑप्शन डी है इसका वही सही आंसर है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें आवश्यकता होती है। CO2 की भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 है ना, और वाटर की भी होती है H2O, क्लोरोफिल की भी होती है, सनलाइट की भी होती है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या काम करता है, क्लोरोफिल सभी जानते हैं, जो पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होता है, क्या करता है क्लोरोफिल, हीट को कैप्चर कर लेता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि सभी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है इसके अंदर। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पर। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया बायोलॉजी का 164। क्या पूछा हुआ है, व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल्स द स्टोमेटा, यानी कि जब पानी जो है गार्ड सेल्स के अंदर जाता है, यानी कि रक्षक कोशिकाओं में जाता है, तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा जो होता है खुल जाता है, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 165 पर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 165 पर, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, इनवॉल्यूंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड, ये CONTROLLED कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड बाय डैश इन द हिंड ब्रेन, यानी कि जो भी ये इन्वॉल्यूंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे में इसमें BP आ जाता है हमारा, ब्लड प्रेशर, सलाइवा यानी कि जो लार निकलती है हमारी, इसमें राल लिखा हुआ है हिंदी में, एक्चुअली वो लार होता है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, और वोमिटिंग यानी कि उल्टी आना, ये सारे के सारे कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं, हिंड ब्रेन यानी कि जो पीछे वाला मस्तिष्क होता है ना उसमें, तो किसके द्वारा होते हैं ये, ऑप्शन बी मेडुला के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा, ऑप्शन बी मेडुला, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मज्जा कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि मेडुला के द्वारा ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, BP हो गया, सेलिब्रेशन हो गया और हमारा वोमिटिंग हो गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूँगा इस क्वेश्चन को, तो इंपॉर्टेंट IMP। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 166 पर। अब एक और अच्छा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 166। क्या पूछा हुआ है, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इज कॉल्ड, यानी कि जो इकट्ठा होना नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स का डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन डी क्या कहते हैं, ऑप्शन डी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं जैविक आवर्धन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट स्टार लगा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 166 का डी, क्योंकि हमेशा क्या करने से, मान लो जैसे बच्चों को 2023 में एग्जाम देने हैं B.Ed का, तो वो 122 जो 2022 में क्वेश्चन हुए हैं, 2021 में जो क्वेश्चन आए हैं सारे मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं पेपर, तो उनको जरूर देख के जाएं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं जामिया B.Ed में, बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट करंट अफेयर्स तक रिपीट हो जाते हैं। ये तो फिर GK के क्वेश्चन हो गए, हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब आते हैं 167 पर।
अब एक बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन आया जिसके बारे में कौन नहीं जानता। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, किस दिन मनाया जाता है? सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 168 पर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 168 पर, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है जिसका ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो बचाओ इमेज का जो नेचर होगा इन चारों ऑप्शन में से कैसा होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? 168 का ऑप्शन सी होगा। अब कैसे होगा मैं बता देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, इधर आपका ये शेड होता है और पीछे से ऑब्जेक्ट आया, मान लो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है। कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। तो आएगा, टकराएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और पर उसकी ये कहाँ पे बनेगी? ये कहाँ पे बनेगी? उसकी फोकस पे बनेगी, ठीक है। ये आपकी इमेज कहाँ बनेगी? उसकी फोकस पे बनेगी, ये एफ पर फोकस पे बनेगी, ठीक है। ओके, तो यानी कि इसमें क्या होता है, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, कौन से मिरर होते हैं? जो हमारे कार के साइड मिरर होते हैं जिससे हम पीछे का देखते हैं, वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। वो कैसी इमेज बनाते हैं? वो वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिशन, ही बहुत छोटी इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छोटी, यानी कि बड़ा सा ट्रक भी आ रहा होता है तो वो इमेज छोटा सा दिखाई दे जाता है ताकि वो कवर हो सके, ऐसा उसे डिजाइन किया जाता है। इसलिए जो साइड मिरर होते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, और जो हमारी हेडलाइट्स होती हैं वो कॉनकेव मिरर की होती हैं, ठीक है। तो हमारे जो कॉन्वेक्स मिरर की, चाहे ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हो या कहीं भी बीच में रखा हो, तो उसकी इमेज कैसी बनती है? हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बनती है, यानी छोटी बनती है, ठीक है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आभासी। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। और डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था 168 का, ऑप्शन सी। और हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो भी कैसा होता है? वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 169 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर इज यूज्ड इन द केस ऑफ, तो बच्चे ने गलत टिक किया हुआ है। इसका आंसर मायोपिया नहीं आएगा। इसका सही आंसर जो होगा एक्चुअली वही गलत है। इसका सही आंसर हाइपर मेट्रोपिया आएगा। क्या आएगा? हाइपर मेट्रोपिया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। लेकिन इस बीमारी के अंदर होता क्या एक्चुअली? उसे पास का नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता? पास का उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी बोला जाता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। उसे पास का नहीं दिखता। तो ऐसी जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसके द्वारा क्या किया जाता है? इस बीमारी को, हाइपर मेट्रोपिया को क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है, ठीक है। ओके, यानी कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं हाइपर मेट्रोपिया के लिए, जिसमें क्या होता है? पास का नहीं दिखाई देता, जिसमें पास का नहीं दिखता। और मायोपिया जो होता है एक्चुअली, उसमें क्या होता है? मायोपिया में क्या होता है? उसमें हमें क्या नहीं होता? हमें दूर का दिखाई नहीं देता। क्या नहीं देता? दूर का दिखाई नहीं देता। और बीमारी को क्या बोला जाता है? निकट दृष्टि दोष। अब कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि बोला जाता है निकट दृष्टि दोष और दिखाई दूर का नहीं देता, बोला जा रहा है दूर दृष्टि दोष और दिखाई पास का नहीं देता। अब जो है सो है। मैं भी जब 9th क्लास में था मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता था, लेकिन फिर मैंने इसे ऐसे समझ लिया कि हाँ, यानी जो दिखता है वही उसको, उसी बीमारी का हिंदी में नाम रख रखा है। इसलिए हिंदी में कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, इंग्लिश में ज़्यादा आसान रहता है कि मायोपिया इसका मतलब उसे दूर का नहीं दिखाई दे रहा, मतलब लगाएंगे कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस लगाएंगे। और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि उसे पास का नहीं दिखाई दे रहा, और कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। क्लियर हो गया? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अगर उस बंदे को मायोपिया है, इसका मतलब उसे दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, कौन सा लेंस लगेगा? कॉनकेव लेंस लगेगा। अगर किसी इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है, इसका मतलब उसे पास का दिखाई नहीं दे रहा, लेंस कौन सा लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। अगर आप पूछो कि ऐसा कोई इंसान जिसे दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे, तो उसे हम बोलते हैं, उस केस में हम बच्चों क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया बोलते हैं। और उस केस के अंदर जो लेंस लगाया जाता है वो दोनों होते हैं, उस लेंस के अंदर दोनों होते हैं। ऊपर जो होता है वो कॉनकेव होता है, यानी कि दूर का देखने के लिए, और नीचे जो होता है उसमें कट देखा होगा आपने, उसमें होता है क्या? कॉन्वेक्स लेंस होता है पास का देखने के लिए, ठीक है। मैंने आपको तीनों ही समझा दिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आंसर वहाँ पर कर दूंगा। तो इसका जो 169 है, इसका क्या होगा? सी होगा, यानी कॉन्वेक्स लेंस को हम सी के द्वारा ठीक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सी बीमारी को हम कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पर। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पर, और ये इस एग्जाम का और इस वीडियो का अभी लास्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है? विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत दे रखा है। तो पहला ऑप्शन क्या दिखा है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। हाँ, ये बात तो सही है, इलेक्ट्रिक चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यानी कि ये तो ऑप्शन नॉट पूछा है ना, तो ये तो नहीं होगा, ये तो सही बात है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? चार्ज ऑन ए बॉडी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, ये बात भी सही कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये बात तो सही लिखी हुई है क्वेश्चन ने। तीसरा क्या लिखा? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ये बात भी सही लिखी हुई है क्वेश्चन ने। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। नहीं, ये बात गलत लिखी हुई है क्वेश्चन ने। ये बात क्या लिखी हुई है? गलत लिखी है कि 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास जो है चार्ज 1 कूलम का होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा? इसका जो क्वेश्चन नंबर 170 पूछा हुआ है उसका ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन डी क्या होगा?
सही होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, सही हो। इसका ऑप्शन डी इसमें क्या आएगा, आंसर आएगा। बाकी 3 ऑप्शन सही थे, पर यही एक्चुअली ऑप्शन गलत था, उसने भी नॉट वाला पूछा है क्वेश्चन ने, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैंने इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं 151 से लेकर 170 तक, और ये एग्जाम का जो 22 एग्जाम था वो भी सारे के सारे क्वेश्चन अब इसके अंदर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मैंने आपको पार्ट 7 तक करा दिए हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक मैंने आपको सारे 101 से लेकर 170 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उसे मैं ठीक कर सकूँ, बाकी बच्चों को भी सही आंसर उसका मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।